हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नेक्स्ट। आज हम लोग थेफ्ट डिस्कस करेंगे। सेक्शन 303 बीएनएस थेफ्ट को डिफाइन करता है। चोरी, आपको नॉर्मली पता है चोरी क्या होती है, लेकिन उसके इसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की ज़रूरत होगी। यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिमेंट या इसेंशियल एलिमेंट जो आपके सामने दिख रहा है कि थेफ्ट में सब्जेक्ट मैटर जो होना चाहिए वो मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसका मतलब है कि थेफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात नहीं करता है। थेफ्ट किस चीज़ का हो सकता है? सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी का होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी या किसी और तरीके की प्रॉपर्टी की बात नहीं करता है थेफ्ट। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा आपकी सेक्शन 2 के सबसेक्शन 21 में दी हुई है। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब सिंपल वे में समझिए, जो भी चीज़ अर्थ से अटैच नहीं है या जिसको उसकी रूपरेखा बिना बदले इजीली मूव किया जा सकता है, उसी को मूवेबल प्रॉपर्टी समझा जाता है। ठीक है, तो वो डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा। सेकेंड इसेंशियल एलिमेंट जो होगा, इन पोजेशन ऑफ पर्सन। जो थेफ्ट का ऑफेंस होता है वो ओनरशिप के अगेंस्ट नहीं होता है, वो पोजीशन के अगेंस्ट होता है। ध्यान दीजिए, नॉट अगेंस्ट ओनरशिप। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि फॉर टाइम बिंग जिस व्यक्ति के पास वो प्रॉपर्टी थी, उस व्यक्ति से आपने वो प्रॉपर्टी ले ली, उसके परमिशन के बिना थेफ्ट कमिट हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रॉपर्टी उस इंसान की थी, उस प्रॉपर्टी पे उसका स्वामित्व था या नहीं था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि थेफ्ट पोजीशन के अगेंस्ट होता है। थेफ्ट का एसेंशियल एलिमेंट पोजीशन होता है, ओनरशिप नहीं होता है। तो प्रॉपर्टी किसी की भी थी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जिसके पोजीशन से आपने प्रॉपर्टी लिया है, अगर उसके बिना कंसेंट के लिया है, तो वो थेफ्ट हो जाएगा। ओके, तो ये सेकेंड एसेंशियल एलिमेंट था। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि पोजेशन का क्या मतलब होता है। मैंने एक आपसे लेक्चर में क्वेश्चन किया था, उसमें मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगी, बट यहाँ मैंने जो सेक्शन लिखा है सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3, ये जनरल क्लॉज, जनरल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है आपको। जो जनरल एक्सप्लेनेशन है वो ये बता रहा है कि स्पाउस, क्लर्क या सर्वेंट के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो यही माना जाएगा कि प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की ही है, उसी व्यक्ति के पोजीशन में है जिसका वो हस्बैंड या वाइफ है या मास्टर है। समझने की कोशिश कीजिए कि आमतौर पे पोजीशन का मतलब क्या होता है। ब्रीफ में समझिए, पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज़ को फिजिकली होल्ड करना, ऑक्यूपाई करना। ये मार्कर या ये पेन जो मेरे हाथ में है, मैं इसे होल्ड कर रही हूँ फिजिकली, लेकिन मेरा इंटेंशन इसे ओन करने का नहीं है। ये इस क्लास का या कोचिंग का है, ये इसे सब लोग यूज़ तो कर रहे हैं, ये मेरी पोजीशन में दिख रहा है, बट ये मेरा मार्कर या मेरा पेन नहीं है, मेरा इस पर ओनरशिप नहीं है, स्वामित्व नहीं है, पोजीशन है। ठीक है, पहली सिचुएशन जो है। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ आपको, जो जनरल एक्सप्लेनेशन है वो बोलता है कि आमतौर पे अगर किसी भी प्रॉपर्टी को कोई व्यक्ति फिजिकली होल्ड करता है तो ये कहा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उसकी पोजीशन में। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। अब उसकी पोजीशन में है, बिना उसके कंसेंट के आपने प्रॉपर्टी ले ली तो आपने थेफ्ट किया। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शंस हैं, जनरल एक्सप्लेनेशन में समझाया गया है। वो 3 एक्सेप्शन क्या है? स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट। अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसके स्पाउस के पास है, ठीक है, पास है मतलब फिजिकली उसके स्पाउस के पास, स्पाउस का मतलब हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा है। ठीक है, तो फिजिकली अगर उसके स्पाउस के पास है, या किसी मास्टर की प्रॉपर्टी उसके सर्वेंट या क्लर्क के पास है, और इस तरह है कि वो स्पाउस या मास्टर या सर्वेंट अकाउंटेबल है उस प्रॉपर्टी के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? अकाउंटेबल मतलब जवाब दे। तो कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि मैं मेरे मास्टर का, ये पेन मेरे मास्टर का है,
इस वक्त इसकी पोजीशन मेरे पास है, लेकिन इसकी अकाउंटेबिलिटी है मुझ पे। कहने का मतलब है कि मैं इसे होल्ड तो कर रही हूँ, मैं इसे यूज़ तो कर रही हूँ, लेकिन मैं इसे अपने अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है, मेरे मास्टर की है। ठीक है, तो अभी इसको अगर मैं जनरल एक्सप्लेनेशन से आपको समझाऊं तो पोजीशन के 3 एक्सेप्शन समझाए गए हैं बीएनएस में, और वो बोलता है कि सपोज दैट, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर हस्बैंड है और उसकी कोई प्रॉपर्टी उसकी वाइफ होल्ड कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि हस्बैंड का घर, उसके घर की सारी संपत्ति और सारी चीज़ें फिजिकली कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, किसकी डोमिनियन होगी, वाइफ की होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वाइफ उस प्रॉपर्टी को मनमाने तरीके से यूज़ करेगी। ठीक है, तो इसके लिए दूसरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं इसे और एलैबोरेट करूँगी। तो अगर सपोज दैट वाइफ ने उस प्रॉपर्टी को, जिसके लिए कि वो अकाउंटेबल है, जवाबदेह है, उस प्रॉपर्टी को अगर वाइफ ने अपने किसी घर वाले को, अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने फ्रेंड को, बिलवेड को, किसी को भी अपने पति के कंसेंट के बिना दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो अपराध कमिट होगा वो थेफ्ट होगा, क्योंकि यही माना जाएगा कि प्रॉपर्टी अभी भी किसके पोजीशन में है, उस हस्बैंड के पोजीशन में है, वाइफ के पोजीशन में नहीं है। अगर यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन नहीं होता और वाइफ अपने पति की प्रॉपर्टी किसी को भी दे रही होती तो यहाँ पे चोरी का अपराध नहीं बनता। चोरी का अपराध क्यों नहीं बनता? क्योंकि चोरी पोजीशन के अगेंस्ट होता है। तो वाइफ कहती कि अरे पोजीशन तो मेरे ही पास थी, तो कंसेंट किसकी लेनी है, मैंने अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी अपनी बहन को या भाई को दी है, ठीक है, तो वो थेफ्ट तो नहीं बन पाता, भले कुछ और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता, कोई और ऑफेंस बनता। लेकिन आपका बीएनएस बोलता है कि जनरल एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अगर प्रॉपर्टी किसी स्पाउस के पास है, स्पाउस मतलब पत्नी की प्रॉपर्टी पति के पास है या पति की प्रॉपर्टी पत्नी के पास है, लेकिन एक दूसरे के लिए वो जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल है, मतलब कि उसे अपने अकॉर्डिंग वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। दूसरा बहुत ऑब्वियस होता है कि मास्टर की प्रॉपर्टी को कौन कंट्रोल कर रहा है या काम कौन देख रहा है, मैनेज कौन करता है, उसका सर्वेंट करता है या क्लर्क करता है। तो प्रॉपर्टी फॉर टाइम बिंग सर्वेंट और क्लर्क के पोजीशन में होती है। इसका भी ये मतलब नहीं होता है कि सर्वेंट उस प्रॉपर्टी को, मास्टर की प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ करे तो उस प्रॉपर्टी की पोजीशन सर्वेंट के पास या क्लर्क के पास है, दिख रही है आपको, ठीक है, दिख रही है कि प्रॉपर्टी को कौन होल्ड कर रहा है, सर्वेंट होल्ड कर रहा है या क्लर्क होल्ड कर रहा है। लेकिन अगर रियल पोजीशन की बात करें तो रियल पोजीशन उसके मास्टर की ही होगी और उस पर कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल उसके मास्टर की होगी। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि आम तौर पे जो थेफ्ट का ऑफेंस होता है वो पोजीशन की बात करता है। पोजीशन का सिंपल सा मतलब होता है फिजिकली होल्डिंग और ऑक्यूपाइंग एनी प्रॉपर्टी। लेकिन इसके 3 एक्सेप्शंस है जो जनरल क्लॉज में, मतलब कि सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 ऑफ बीएनएस में एक्सप्लेन किया है, जहां पे बोलता है कि अगर अकाउंटेबिलिटी है और प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, कौन होल्ड कर रहा है, या तो स्पाउस होल्ड कर रहा है या फिर सर्वेंट होल्ड कर रहा है या क्लर्क होल्ड कर रहा है, अपने मास्टर के अकाउंटेबिलिटी पे होल्ड कर रहा है, तो यही माना जाएगा कि वो प्रॉपर्टी उसी स्पाउस की है जिसकी वो एक्चुअली है, उसी के पोजीशन में है, या उसी मास्टर के पोजीशन में है जिसकी वो प्रॉपर्टी है। यहाँ पे सर्वेंट और क्लर्क की पोजीशन नहीं मानी जाएगी या स्पाउस की पोजीशन नहीं मानी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थेफ्ट के जब आप इलस्ट्रेशंस आगे पढ़ेंगे, सारे इलस्ट्रेशन, तो आपको कंफ्यूजन होगा। कहीं कहीं आप देखेंगे कि सेम सिचुएशन है लेकिन थेफ्ट कमिट हो रहा है, और कहीं आप देखेंगे कि जैसे ही प्रॉपर्टी किसी स्पाउस के पास है या उसके सर्वेंट और मास्टर के पास है तो वहाँ पे थेफ्ट माना जाएगा। अदरवाइज सिचुएशन में अगर किसी और की पोजीशन में प्रॉपर्टी है तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट सिचुएशन है विदाउट कंसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की पोजीशन से प्रॉपर्टी उसके कंसेंट से ले रहे हो तो चोरी नहीं है, ठीक है। तो विदाउट कंसेंट आप अगर उसकी प्रॉपर्टी ले रहे हो, कंसेंट कैसी हो सकती है, इम्प्लाइड कंसेंट भी हो सकती है, एक्सप्रेस कंसेंट भी होती है। एक्सप्रेस कंसेंट मतलब कि मैं बोलूँ कि हाँ ये ले जा सकते हो या ये नहीं ले जा सकते, हाथ मत लगाना है इसको, ठीक है, तो ये एक्सप्रेस कंसेंट है। लेकिन इम्प्लाइडली, सपोज दैट मैं और मेरा फ्रेंड या कोई है, हम लोग एक फ्रेंडली टर्म पे है और मेरा फ्रेंड आए दिन मेरे लाइब्रेरी से या मेरी कोई बुक लेके जाता है, पढ़ता है, वापस रख दे रहा है, तो यहाँ पे इस बार भी अगर वो गुड फेथ में कोई मेरी बुक लेके जा रहा है या लेके जा रही है रीड करने के लिए, ठीक है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि मेरी इम्प्लाइड कंसेंट है क्योंकि इसके पहले भी उसने ये किया है और मैंने मना नहीं किया। तो इम्प्लाइड का मतलब होता है कि ठीक है आप ओरली बाय वर्ड्स नहीं बोल रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं मेंटल एलिमेंट ऐसा शो करता है, एक इम्प्लीकेशन ऐसा ड्रॉ होता है कि हाँ आपकी कंसेंट है। तो कंसेंट किसी भी तरीके की हो सकती
सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। कहने का मतलब है कि भले ही एक्सप्रेसली किसी ने आपको नहीं बोला कि आप प्रॉपर्टी ले जा सकते हैं, लेकिन अगर उसके जेस्चर से, हाव भाव से लग रहा है कि वो अपनी इम्प्लाइड कंसेंट दे रहा है आपको उस प्रॉपर्टी को ले जाने के लिए, तो भी वो चोरी नहीं होगी। चोरी में कंसेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी भी तरह की कंसेंट नहीं होनी चाहिए, ना एक्सप्रेस ना इम्प्लाइड, ठीक है। और यही बात कहाँ पे बताई गई है? आपके सेक्शन 303 के एक्सप्लेनेशन 5 में कंसेंट को बताया गया। देन द नेक्स्ट एसेंशियल इज टू टेक इट आउट ऑफ द पोजीशन, ठीक है। जो भी आप प्रॉपर्टी मूव कर रहे हो वो कैसा, आपका इंटेंशन कैसा है? उस व्यक्ति के पोजीशन से बाहर ले जाने का। अब ये आउट ऑफ द पोजीशन टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। परमानेंट तो समझ में आ रहा है कि किसी की प्रॉपर्टी आपने ले ली, आपने थेफ्ट कमिट किया, लेकिन ऑन द अदर हैंड ऐसा भी हो सकता है कि फॉर टाइम बीइंग आपने किसी की कोई प्रॉपर्टी उसके कंसेंट के बिना ले ली थी, उसे यूज करके वापस अगर आप ये सोच रहे हो कि दे दोगे, तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि आपने टेम्पररी प्रॉपर्टी आउट ऑफ पोजीशन मूव की थी। नहीं, अगर थोड़े कुछ समय के लिए भी आपने बिना उस व्यक्ति के इजाज़त के उसकी प्रॉपर्टी को मूव किया है, और मूव कैसा कर रहे हो? उसके पोजीशन से बाहर ले जा रहे हो प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो यही माना जाएगा कि आपका इंटेंशन कैसा है? गलत है, और यहाँ पे थेफ्ट कमिट होगा, ठीक है। देन एक और पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया था, अक्यूज्ड मूव्ड इट। मूव करना, अब सिंपली आप समझिए कि मूव करने को आपको सेक्शन 303 के एक्सप्लेनेशंस 1 से 4 में समझाया गया है। इसको समझिए, मूव किस तरीके से कर सकते हैं। पहला जो एक्सप्लेनेशन है वो बात करता है कि सपोज दैट कोई पेड़ है, वो जब तक ज़मीन में लगा हुआ है, ठीक है, तब तक तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है ना, उसको कैसे हटाओगे? अभी तो वो स्थिर है, ठीक है, वो अटैच्ड है टू अर्थ। लेकिन जैसे ही आपने उस पेड़ को काटा, और काटा क्यों? इन ऑर्डर टू मूव इट, काट रहे हो कि आप उसको लेके जाओगे, तो जैसे ही आपने उस पेड़ को काट दिया है वो अर्थ से अलग हो गया है, तो ये भी कहा जाएगा कि आपने ये एक्ट क्यों किया? इन ऑर्डर टू मूव। तो पहला एक्सप्लेनेशन बात करता है कोई भी ऐसी चीज़ जो अर्थ से अटैच्ड है, अगर उसको आप अर्थ से अलग कर रहे हो, मतलब कि वो इमूवेबल जैसा दिख रहा था उसको आप मूवेबल की कंडीशन में ला रहे हो, मतलब आप उसे मूव करना चाह रहे हो। जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है वो बोलता है कि अगर किसी भी चीज़ को किसी और चीज़ से सीवियरेंस कर रहे हो, अलग कर रहे हो, और अलग इस तरीके से कर रहे हो कि अलग होते ही उसी के साथ साथ वो प्रॉपर्टी आपको मिल भी जा रही है, तो भी ये माना जाएगा कि आपका आशय क्या है? चोरी करने का। इसका एग्जाम्पल समझिए, आपने आमतौर पे किया होगा लंगर, हम तो लंगर बोलते हैं, आई डोंट नो आप क्या बोलते हैं, जो ऐसे पेड़ से कुछ फ्रूट्स आम वाम तोड़ना होता है तो रस्सी में कुछ बांध के और ऐसे लंगर डाला जाता है, ठीक है, और उससे उस चीज़ को खींचा जाता है या तोड़ा जाता है। अब आप समझिए, यहाँ पे एक फ्रूट है, आम है, वो पेड़ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं? आप एक्चुअली सेपरेटली मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने जैसे ही लंगर फेंका और उसको उस आम में फंसा के ऐसे खींचा है, तो आपने सीवरेंस भी कॉज किया, और वो जैसे ही पेड़ से अलग हुआ वैसे ही वो आपके पास आ गया, नीचे गिरा, ठीक है, तो मूवमेंट भी कॉज हो गया। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि कोई ऐसा एक्ट जिससे आप किसी चीज़ को, जिस भी चीज़ से वो अटैच है, उससे अलग भी कर रहे हो, और अलग होते ही वो आपके पास भी आ जा रही है, मतलब कि आप उसको काइंड ऑफ कह सकते हैं आपने उसको मूव कर दिया, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सीवरेंस जो साथ साथ मूवमेंट कॉज कर रहा है और आपका इंटेंशन गलत है, तो चोरी हुई। देन थर्ड एक्सप्लेनेशन बात करता है कि कोई ऑब्स्टिकल था, उस ऑब्स्टिकल को आप हटा रहे हो और चीज़ मूव कर रही है, तो भी माना जाएगा कि आपने उसको मूव करने के ही आशय से एक्ट किया। इसका एग्जांपल समझिए, आमतौर पे आप देखते हैं सड़कों पे, या कोई मान लीजिए कि बहुत भारी सी लोडेड कोई ट्रक है या कोई सामान वाली गाड़ी है, कुछ भी है, किसी चीज़ पे लगेज है, और व्यक्ति ने उसको कुछ स्टोन्स रख के उस गाड़ी को रोका हुआ है, होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और आपने क्या किया? आपने वो ऑब्स्टेकल हटा दिया। जैसे ही आपने वो ऑब्स्टेकल हटाया, वो जो ट्रक है जिसमें पूरा सामान लदा हुआ है, या बैलगाड़ी है जिसमें सारा सामान है, ठेला है, कोई भी चीज़ है जिसको कि उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति उसको फॉर टाइम बीइंग होल्ड कर रहा था, उसने उसको ऑब्स्ट्रक्ट करके रखा था कि वो इधर उधर ना जाए, लेकिन आपने क्या किया? आपने जैसे ही वो ऑब्स्टेकल हटाया, वो चीज़ आपके पास आ गई। आपके पास मतलब कि ऐसा नहीं है कि घूम फिर के आपके पास आ गई, मतलब कि सपोज दैट वो रुकी हुई थी कहीं, और आपने जैसे ऑब्स्टिकल हटाया वो मूव करने लगी, ठीक है, मूव करते करते आपके पास आ गई, आप बड़े आराम से उसको कहीं और लेके चले गए, और आपने कहा कि भाई हमने थोड़ी कुछ इन ऑर्डर टू
टेक और मूव ऐसा कुछ नहीं किया हमने, तो बस पत्थर हटाया था आपने, लेकिन आपका इंटेंशन जो था वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन था। और पत्थर हटाने से क्या हुआ, जो भी उसका मालिक था उसने उसको सेफ एक जगह पे प्रोटेक्ट करके रखा था, और आपने क्या कर दिया, मूवमेंट कॉज कर दिया। सपोज दैट बोट बंधी हुई है कहीं, आपने उसको रस्सी को काट दिया, या कुछ भी समझ सकते हैं आप, कोई ऐसी चीज़, कोई दीवार पे कोई चीज़ अटकी हुई है, उसको आपने कोई रस्सी के सहारे, कोई चैन के सहारे, किसी भी चीज़ से उसको अलग कर दिया है, कुछ कोई भी तरीका ऐसा अपनाया जिससे कि वो चीज़ क्या करने लगी, जहाँ वो रुकी हुई थी वहाँ वो हल्की सी मूव हो गई, अपनी जगह से किसी और जगह पे आ गई, तो आपने मूवमेंट कॉज किया। इंटेंशन देखेंगे, डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, आपने थेफ्ट कर दिया। और जो लास्ट एक्सप्लेनेशन है वो इसी में बात करता है कि अगर कोई जानवर है, एनिमल है, उसको बहला फुसला के अपनी तरफ बुला रहे और वो मूव, जैसे ही वो मूव करेगा आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, थेफ्ट हो जाएगा। अब किसी का डॉग है, उसको कुछ दिखा रहे हो, बिस्किट दिखा रहे हो और वो आपकी तरफ चलने लगा। बैलगाड़ी है, बैल को कुछ आप दिखा रहे हो, बैलगाड़ी सामान लेके आपके साथ साथ चल दी मस्त गाना गाते हुए, आप गाना गा रहे हो, बैल गाना नहीं गाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मूवमेंट कॉज कर रहे हो और इंटेंशन डिसऑनेस्ट है, थेफ्ट हो गया। तो ये पॉइंट मिस हो गया था बीच में। तो मूव्ड इट, मूव को समझाया आप ही के सेक्शन 303 में, देखिए एक्सप्लेनेशन 1 से 4 में मूवमेंट किस किस तरीके से हो सकता है, कॉमन सेंस की बात है। बस आपको इतना समझना है कि अपनी जगह से किसी भी चीज़ को अगर मूव कर रहे हो, और मूव इस आशय से कर रहे हो कि जिस व्यक्ति की पोजीशन में है उस पोजीशन से बाहर लेके जाना है, और इंटेंशन अच्छा नहीं है आपका, तो आपने थेफ्ट कॉज कर दिया। लास्ट जो इसेंशियल एलिमेंट है वो बात करता है डिसऑनेस्ट इंटेंशन की, सबसे ज़्यादा इसेंशियल एलिमेंट। ये पूरे एलिमेंट्स हैं जो काम के नहीं होंगे अगर इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं हुआ तो। अब यहाँ पे समझिए कि डिसऑनेस्टली मैंने आपको एक लेक्चर में समझाया, उसको जाकर देखिए। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस कॉज करना किसी को। आपके सेक्शन 2 के सब सेक्शन 7 में इसको बताया गया, ठीक है। यहाँ समझने की ये ज़रूरत है कि किसी और की प्रॉपर्टी को मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या अगर मैं बोलूं गुड फेथ में आपने ले लिया, किसी और की प्रॉपर्टी को गुड फेथ में ले लिया, इंटेंशन गलत नहीं था, मैंने जल्दबाजी में किसी और का बैग उठा लिया, एक जैसा दिख रहा था, या किसी का पेन उठा लिया, किसी की नोटबुक डायरेक्ट उठा ली, एक जैसी दिख रही थी, मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं था, तो मैंने थेफ्ट नहीं किया। प्रॉपर्टी किसी और की है, पोजीशन में थी, मूवमेंट कर दिया, पोजीशन से बाहर लेके चली गई, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे हो गए, लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, गुड फेथ में किया, तो थेफ्ट नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपनी ही प्रॉपर्टी ले रहे हो और वो थेफ्ट हो जाता है। ये किस सिचुएशन में होगा, सारा खेल इंटेंशन का है। मेरी प्रॉपर्टी, मैंने सपोज दैट मैंने अपना कोई रिस्ट वॉच था या कोई चीज़ रिपेयर करने के लिए किसी को दी है, उसने रिपेयर कर दी और मैं गई, मैं वो चीज़ उठा के ले आई और मैंने उसको सर्विस चार्ज पे नहीं किया, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टी तो अपनी ही लेके आ रही हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन यहाँ पे गलत है, इंटेंशन डिसऑनेस्ट है। इंटेंशन डिसऑनेस्ट कैसे है, उसको रॉन्गफुल लॉस कॉज कर रही हूँ। रॉन्गफुल लॉस कैसे कॉज कर रही हूँ, उसने सर्विस किया है, उसने रिपेयर किया है, उसको कोई चार्ज मिलना चाहिए था, उसका लाइबिलिटी नहीं है यहाँ पे कि वो उसका नुकसान उठाए, ठीक है, लेकिन मैंने उसको उसका सर्विस का चार्ज पे नहीं किया, भले ही मैं अपनी ही प्रॉपर्टी लेके आई हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन यहाँ पे क्या था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन था, तो यहाँ मैंने थेफ्ट कमिट कर दिया। तो दूसरा पॉइंट याद रखिए, ओन प्रॉपर्टी बट डिसऑनेस्ट इंटेंशन। हैंडराइटिंग के लिए क्षमा कीजिएगा, बुरी है बट एडजस्ट कीजिएगा, मैं बोल रही हूँ तो उसके साथ समझने की कोशिश कीजिए। एक बार फटाफट से मैं आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। सेक्शन 303 थेफ्ट की बात करता है। प्रोसिक्यूशन को थेफ्ट प्रूफ करने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट प्रूफ करने पड़ेंगे। सबसे पहले उसे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट मैटर मूवेबल प्रॉपर्टी था, मतलब थेफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसी और प्रॉपर्टी की बात नहीं करता है। दूसरी चीज़ कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उस पर्सन, जो पर्सन बोल रहा है कि चोरी हुआ, उसकी पोजीशन में वो चीज़ थी, ठीक है। तो पोजीशन के एक्सेप्शन में स्पाउस,
क्लर्क और सर्वेंट को ध्यान से देखिएगा, वहां पे उसी व्यक्ति की पोजीशन मानी जाएगी जिसकी प्रॉपर्टी है, भले टाइम बिंग ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। देन थर्ड सिचुएशन, अक्यूज्ड मूव्ड इट, आपने पोजीशन से उस चीज को मूव किया था, मूव कैसे किया था उसको आप 1 to 4 एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, मैंने अभी बता दिया था तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट एसेंशियली प्रूव करना पड़ेगा कि कंसेंट नहीं थी, अगर इंप्लाइड कंसेंट भी थी तो थेफ्ट नहीं हुआ, तो कंसेंट का मतलब एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी हो सकती है। Then the next essential point you have to prove, the prosecution has to prove out of possession, out of possession आपने मूव कर दिया, भले ही टेम्पररी कुछ समय के लिए या परमानेंटली, ये क्वेश्चन बनता है तो ध्यान दीजिएगा कि थोड़े ही समय के लिए भी अगर प्रॉपर्टी को आपने इधर उधर किया है और बिना कंसेंट के किया है और इंटेंशन डिसऑनेस्ट था आपका तो थेफ्ट हो गया, ठीक है। तो टेम्पररी और परमानेंट हो सकता है। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट इज डिसऑनेस्टली, इंटेंशन सही था, सब कुछ कर लिया लेकिन थेफ्ट कमिट नहीं हुआ, ठीक है। तो अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए भी आप चोर हो सकते हो अगर इंटेंशन आपका गलत था तो। ऑन द अदर हैंड किसी और की प्रॉपर्टी लेके चले गए, वापस ला के दे दिया आपने बोला भैया गलती हो गई गुड फेथ में, ठीक है। तो इंटेंशन का ही पूरा खेल है, अगर इंटेंशन सही है तो सब सही है, इंटेंशन खराब है तो सब खराब है। होपफुली आपको थेफ्ट समझ में आया हो। इन पॉइंट्स में से अगर कुछ आपको थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव जानना हो या कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। बाकी मेरे अदर लेक्चर्स से आप और चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच, नोट कर लीजिएगा। ओके फाइन।